हेलो फ्रेंड्स, नीट सैंपल पेपर 3 के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 को सॉल्व करेंगे। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे 31 पे। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन इन द फिगर। ये 3 फोर्सेस 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 4 न्यूटन टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। केवल रिजल्टेंट फोर्स इधर होना चाहिए और किधर भी नहीं। The magnitude of the minimum additional force needed is रिजल्टेंट फोर्स को केवल y डायरेक्शन में होने के लिए कितना फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स, मिनिमम ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स को y डायरेक्शन में होना है। रिजल्टेंट फोर्स को y डायरेक्शन में होना है मतलब उसका जो रिजल्टेंट सारे फोर्सेस का एडिशन से जो मिलता है रिजल्टेंट, उसका कोई कंपोनेंट x में नहीं होगा, z में नहीं होगा, केवल y में होगा। यहाँ पर x y दो ही डायरेक्शन दिखाया हुआ है, तो हम जो भी फोर्सेस हैं x डायरेक्शन में वो सब जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा कि वो नहीं चाहता है कि फोर्सेस जो है वो किसी और डायरेक्शन में हो, रिजल्टेंट फोर्स y डायरेक्शन में हो। यदि रिजल्टेंट फोर्स ये y डायरेक्शन में है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, x में जीरो। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, केवल x डायरेक्शन में जो 90 डिग्री उससे बनाता है उस पर जीरो होगा। तो हमें वही करना है, y का जो 90 डिग्री है y से वो x एक्सिस है और उस पर जो कंपोनेंट है वो जीरो है। तो जीरो हम करके देखते हैं, सारे फोर्सेस जो है को ऐड करते हैं और उसके बाद में हमें जीरो करना पड़ेगा इसे। अभी देखते हैं तीनों, इस A1 जो न्यूटन है इसका कंपोनेंट x में कितना है, 1 टाइम्स cos 60 डिग्री। ओके, ये 2 का 2 टाइम्स cos, ये 30 है तो ये 60 होगा, 60 डिग्री। ये दोनों ही प्लस पे है, प्लस x डायरेक्शन में है। उसके बाद ये 4n आया, इसका भी ले ले, या तो इधर माइनस में ले ले या यहां से डायरेक्ट ये एंगल्स ले लेते हैं ऐसे। आपको जो भी अच्छा लगे कर सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ऐसे लिख सकते हो 4 cos, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 प्लस ये 90। आप ये कर सकते हो और नहीं तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। यहां पर हम 4 cos नहीं साइन लेंगे, साइन 30 डिग्री और वो भी माइनस में। माइनस इसलिए इसका कंपोनेंट इधर दिख रहे हैं। ये 4 cos 30 y एक्सिस के डायरेक्शन में है, 4 sin 30 इधर होगा इसका एक कंपोनेंट। तो ये और ये दोनों में से कोई भी लेना हो एक ही है। आप देख लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है -4 टाइम्स sin 30 हाफ, सो 2 -2, ये भी -2 आएगा, हम देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। ये हमारा जो है सो फोर्सेस है x डायरेक्शन में, cos 60 हाफ प्लस 2 cos 60, इसका ए भी हाफ है, प्लस 4 cos 90 प्लस थीटा, सो हो गया साइन थीटा, वो भी माइनस में। cos 90 प्लस थीटा जो है वो साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है। पहले देखते हैं एंगल, ये फाइनल एंगल किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। वहां पर cos पॉजिटिव नहीं है, वहां केवल साइन पॉजिटिव है, इसलिए आ जाएगा cos 90 में है तो cos बन जाएगा साइन, ये साइन हो गया, और यहाँ पर भी cos जो नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया। अब देखिए एग्जैक्टली सेम आया, चाहे उधर से ले या इधर से ले। ये हाफ प्लस ये 1 -4 टाइम्स साइन 30 हाफ, ये 3/2 -2 -हाफ न्यूटन का फोर्स जो है अभी है। तो हमें x एक्सिस में कोई कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस में हमें हाफ लगा देना पड़ेगा, प्लस हाफ। इधर हमें जो है सो प्लस हाफ न्यूटन का फोर्स लगा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी माइनस हाफ है, प्लस हाफ हम ऐड कर दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो x कंपोनेंट में कोई भी, x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब इसका जो भी, इसका तो 2 कंपोनेंट होते ही है ना x और y में, तो y में जो कंपोनेंट है वो ना है सो होगा, लेकिन x में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो कम से कम
एक्स डायरेक्शन में हम हाफ न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। आप बोलोगे कम से कम क्या मतलब, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं कि हाँ, आप ज़्यादा लगा सकते हैं। एक फोर्स हम लगा सकते हैं हाफ न्यूटन एक्स में, ताकि एक्स कंपोनेंट जीरो हो जाए, और वाई डायरेक्शन में फिर मेरा जितना मर्जी हो उतना फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन उसने वो नहीं पूछा, उसने पूछा मिनिमम बताइए। तो मिनिमम हमें ए फोर्स लगाना है, वो भी एक्स डायरेक्शन में, हाफ न्यूटन का फोर्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यदि हमें केवल वाई डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पर केवल एक्स है, 3D होता तो जेड भी लेना होता, वो दोनों ही डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का कंपोनेंट को जीरो करना पड़ेगा। और इस एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट के सम को जीरो करने के लिए हमें एडिशनल फोर्स लगाना पड़ा हाफ न्यूटन, क्योंकि उसका सम आया माइनस हाफ न्यूटन। अपनी तरफ से हम हाफ न्यूटन लगाकर इसको जीरो कर सकते हैं। तो ये मिनिमम फोर्स है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The approximate depth of an ocean is 2700 मीटर, almost 3 किलोमीटर। ये बहुत है। The compressibility of water is, ये compressibility दिया हुआ है, इसको काई से डिनोट करते हैं, 45.4 टाइम्स 10⁻11 पास्कल पर पास्कल। ये बहुत छोटा नंबर है, बहुत कम कॉम्प्रेसिबल है वाटर। वाटर को इसलिए इनकॉम्प्रेसिबल कहते हैं। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg, ये तो आपको पता ही होगा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा यदि आप टैंक बना लेते हैं, उसका वॉल्यूम हो गया 1 क्यूबिक मीटर, उसमें जो पूरा पानी डालेगा उसका वजन होगा 1000 kg, लेकिन प्योर H2O होना चाहिए। व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशन? व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ ओशन? जो ये ओशन है, ये तो टैंक जैसा बन गया, लेकिन ओशन जो है ये बॉटम में कितना कंप्रेशन उसका होगा, उसको हम बोल रहे हैं इनकॉम्प्रेशन है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू तो है। वो वैल्यू कितना है? ये जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है ये होता है सिंपली 1/b। b है बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस जो है यहां से हमें पता चल गया, राइट। और बल्क मॉडुलस को हम कैसे लिखते हैं? बल्क मॉडुलस को लिखते हैं प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये सिंपली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। स्ट्रेस, प्रेशर तो स्ट्रेस ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर होता ही फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से एक उसने पूछा कि कितना कंप्रेशन मिलेगा, फ्रैक्शनल कंप्रेशन, मतलब कितना वाटर कंप्रेस होगा। वाटर कंप्रेस होगा डेल्टा बी, और फ्रैक्शनल कंप्रेशन मतलब पुराना जो उसका ये वॉल्यूम है, ये है फ्रैक्शनल कंप्रेशन। फ्रैक्शनल कंप्रेशन ये हो गया P/B, और 1/B को हम क्या कहते हैं? काई, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो सिंपली हमें प्रेशर को मल्टीप्लाई करना है कॉम्प्रेसिबिलिटी से, जो नंबर आएगा वो होगा फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंटेज जो कंप्रेस होता है। वैल्यू रखते हैं, ये वो क्या है? प्रेशर है। प्रेशर कितना है बॉटम पे? उसका शायद हाइट दिया हुआ है 2700 मीटर, तो प्रेशर हो जाएगा ρgh। ये कॉलम जो है वाटर का कॉलम हो, यदि H है तो यहाँ पर प्रेशर होता है ρgh। चाहे वाटर का कॉलम हो, चाहे गैस का, एयर का कॉलम हो, किसी भी चीज का कॉलम हो, ये कॉलम जब है उसका H का कॉलम है तो ये प्रेशर यहाँ पर ρgh होता है। और एक का तो वैल्यू सब का रखते हैं, डेंसिटी 10⁻3, G 10 ले लेते हैं, H 2700 मीटर बोला, का यहाँ पर जो वैल्यू है सो दिया हुआ है 45.4 टाइम्स 10⁻11। देखिए कितना आता है, 1 2 3 3 6, यहाँ से चला गया 27 टाइम्स 4 45.4, 6 5 आया। इसको लिखते हैं 2.7, 10 से डिवाइड किए, इसको भी 10 से डिवाइड किए, और तो टोटल 100 से डिवाइड किए, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अपने। अब हम जो है सो उतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, -3 ऑप्शन में क्या है, -3 कोई है, देख लेते हैं यहाँ पे, देख लीजिए ये जो है सो ऑलमोस्ट कितना है, 27 है, 3 है और ये 4 है, लगभग 12 के करीब आ रहेगा कुछ ऐसे, 12 10⁻³ तो समथिंग लाइक 1.2 टाइम्स 10⁻², ये 12 है, मैंने अंदाज से किया, ये 3 इसलिए इसको 4 लिए तो 12 के करीब बना रहा है, लेकिन ये वैल्यू बहुत क्लोज है तो ये काम नहीं करेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, वरना गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत क्लोज है, यदि बहुत दूर दूर रहता है तो चलता है। यहीं से देख लेते हैं, 27 चौक 108, 10, 27 5 135 और 10 145, 14, 27 चौक 108 और 14 122, 3 12.25 आ रहा था, मतलब ये सही है, 1.2 ये सही है, 3, तो ऐसे इसको निकाल लेते हैं। एक बार फिर से समराइज करते हैं। ओशन के बॉटम पर जो कि डेप्थ है 2700 मीटर, कॉम्प्रेसिबिलिटी वाटर का दिया हुआ है और पूछ रहे कितना फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन होगा वाटर में, वाटर कितना कॉम्प्रेस होगा। हम लोग जानते हैं वाटर इनकॉम्प्रेसिबल है, लेकिन फिर भी ये वैल्यू यहाँ पर हमें बताया नहीं कि कितना इनकॉम्प्रेसिबल है। परसेंटेज में इसको निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.23%, 1.23% बहुत कम नहीं है, लेकिन डेप्थ देखा आपने 2700 मीटर में वाटर जो कंप्रेस हो जा रहा है 1%, 1.25% से, तो यही कंप्रेशन निकालना था। तो कैसे निकाले कंप्रेशन, बल्क मॉडुलस का फार्मूला है प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। ये जो चेंज इन वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम है वही फ्रैक्शनल कंप्रेशन है, इसी को निकालना है। यहाँ पर ले आए, ये प्रेशर 1/b को जो है सो बी में बल्क मॉडुलस वही कॉम्प्रेसिबिलिटी है, और प्रेशर में पता है ρgh, सबका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए तो हमें आ गया 1.23 टाइम्स 10⁻²। ये फ्रैक्शनल हुआ, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि 1.23% है, ये बहुत कम नहीं है। उतना डेप्थ में जाके ये 1% वाटर कंप्रेस हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, उसका रो आर सेम दिया हुआ है। Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? Okay, ये यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी से। यंग्स मॉडुलस को लिखते हैं ऐसे, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब कि फोर्स उस पर यदि मैंने लगाया कुछ एरिया, L/L, तो ये आ गया फोर्स बाय एरिया टाइम्स L/L। ये लार्जेस्ट एक्सटेंशन खोज रहा है, L जो है स्मॉल l, ये एक्सटेंशन है, ये कितना आ गया, यहाँ से निकाले तो FL/AY। और यहाँ पर जो वेरिएबल दिया है वो लेंथ और डायमीटर, तो लेंथ यहाँ है और डायमीटर इसमें है। ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, उसने बोला सेम मटेरियल है, और ये लोड हमने लगाया, मान लीजिए हमने कोई लोड लगा दिया तब ने एक्सटेंशन हुआ, वो लोड हमने सेम लोड लगाया सब पर, तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो L प्रोपोर्शनल हो गया L/A के। L/A, ये मतलब कि एरिया, राइट, बाय r²। अब r को हम लिख सकते हैं D/2, तो D²/4। फिर ये सभी जो कांस्टेंट है वो सब भूल जाते हैं, L/D²। तो L जो है सो प्रोपोर्शनल है L/D² का, कैपिटल L/D²। तो जिस भी मटेरियल का, जिस भी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसमें से जो भी ऑप्शन का कैपिटल L जो कि लेंथ है बाय D डायमीटर है, उसका स्क्वायर ज़्यादा होगा, उसका एक्सटेंशन ज़्यादा होगा। तो एक एक करके सबका देखते हैं। पहला में L/D² कितना आया, L कितना है 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर, और डायमीटर कितना है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 टाइम्स 10⁻³ कितना मीटर हो गया, उसका स्क्वायर कर दिए। एक तो यहाँ से चला गया और एक ऊपर चला जाएगा, आधा का नीचे में आधा है तो ऊपर में 2 हो गया ना,
और ये हो गया 10⁻⁶, तो 10⁻⁶। या फिर ये इतना कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में ज़्यादा नंबर से खेलते रहने से गलती होने का भी चांस है और टाइम ज़्यादा लगेगा। हम यूनिट नहीं देखते हैं, लेंथ सबका सेंटीमीटर है, ठीक है, डायमीटर सबका मिलीमीटर है, हम यूनिट नहीं देखेंगे। हमारा जो कुछ भी आएगा सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मिलीमीटर क्यूब में आएगा, ये स्क्वायर में आएगा सारा यूनिट। तो नंबर सिंपली रखते हैं 50/d², 0.5 टाइम्स 0.5, मतलब ये ऊपर में जाकर 2 बन गया, ये भी 2 बन गया, 4 × 200 आ गया। सेकेंड ऑप्शन में L/d² कितना आया, L है 100 और D है 1, 1 टाइम्स 1, ये 100 आया। थर्ड में ये 200/2 टाइम्स 2 आया, ये 50 हो गया। और फोर्थ कितना है, 300/3, 300/3², तो ये हो गया 100/3, सो समथिंग 33.33। कौन सबसे ज़्यादा है, एक, इसका एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले लिखा यंग्स मॉडुलस, जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है वो F/A डिवाइडेड बाय स्ट्रेन स्मॉल l बाय कैपिटल L, और यहाँ से स्मॉल l जो कि एक्सटेंशन है उसको निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ फोर्स जो हमने लोड है, ये लेंथ AY। तो इसको देखने से मैं पता चलता है F और AY तो प्रॉपर्टी है, वो F तो हम लोड लगा रहे हैं और Y जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, सभी वायर सेम मटेरियल से बने हैं तो Y सेम हो गया, ये सारे कांस्टेंट हो गए। तो L जो डिपेंड कर रहा है कैपिटल L पर, लेंथ पर और एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने डायमीटर के टर्म में लिखा, तो फाइनली में आता है कि ये एक्सटेंशन जो है वो प्रोपोर्शनल है लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर स्क्वायर। ये लेंथ बाय डायमीटर स्क्वायर जो है सो 4 ऑप्शंस के लिए हमने निकाला, और जिसका सबसे ज़्यादा हुआ वो हमारा आंसर हो गया, वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is 0, वो तो हम लोग यूज करते ही हैं, एकदम इन्फिनिटी पर जाके जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 हम लोग लेते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m when taken to a height h from the surface of the earth is given by, ये हमारा धरती है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको 2-4 मीटर यदि हम यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, ये h है, तो चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है mgh और इनिशियल 0 mgh। ये होगा क्या, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3। ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, ये जो हम जो लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh, वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। ये तभी वैलिड है जब h बहुत छोटा हो r से, r रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ। तो जब भी वो रेडियस ऑफ अर्थ की बात करने लगे, जैसे h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस r, इसका मतलब ये h जो है सो कंपेरेबल है, वो एग्जैक्ट पूछ रहा है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, ये सरफेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ले गए हैं यहाँ पर, राइट, ये हाइट है h और ये है r। यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ कितना पोटेंशियल एनर्जी है, ये है हाई, ये है फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी आई कितना है, तब लिखना पड़ेगा Gmm/r। ये एक्यूरेट है, ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन है, हम अभी ला के दिखाएंगे कि फॉर्मूला कैसे आता है। यहाँ से U फाइनल माइनस Gmm/r+h। इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, ये इसको इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि इन्फिनिटी पर 0 है तो उसके पहले सब माइनस में आएगा, इसलिए माइनस साइन यूज कर रहे हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आया U फाइनल माइनस U इनिशियल, यहाँ से निकाल लेते हैं, पहले फाइनल लिखते हैं, माइनस Gmm, दोनों में है कौन है 1/r+h माइनस 1/r। और ये क्या आ गया, आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया r+h माइनस r डिवाइडेड बाय r टाइम्स r+h, एक r चला गया
और तब यहाँ आ गया GMMH बाय R टाइम्स R प्लस H। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो कौन सा है? GMMH बाय A, ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या गलती हुआ? कोई गलती नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है। ये वहां पर वैलिड है जहां पर G जो है सो चेंज नहीं करता है, G जो है सो कांस्टेंट है। लेकिन जब H बहुत ज़्यादा होता है तो G कांस्टेंट रहता नहीं है। अब इसी को देखिए हम क्या करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं GMM HR नहीं लिखेंगे, H एक R यहाँ से निकाल लिए तो ये हो गया R स्क्वायर 1 प्लस H बाय R। एक R यहाँ से निकाल लिए, यानी कि इसको हम R से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, ये R यहाँ से और ये R यहाँ से, तो ये 1 प्लस H बाय R हो गया। GM बाय R स्क्वायर MH और नीचे में है 1 प्लस H बाय R। इसको कहते हैं G एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये R कहाँ है? सरफेस ऑफ अर्थ पर उसका डिस्टेंस है। ये R का वैल्यू जो है सेंटर से R जो है सो सरफेस पे होता है, तो GMH बाय 1 प्लस H बाय R ये वैल्यू है हमारा। यदि हम H में लिखना चाहें तो यदि ये देता ऑप्शन तो ये भी सही था, लेकिन वहाँ तो एक ही ऑप्शन देना है। अब देखिए ये एक्यूरेट एग्जैक्ट है। अब हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि H जो है सो बहुत छोटा है R के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा 0 और हमें मिल जाएगा MGH। तो जहां पर H बहुत छोटा है R से, इतना छोटा है कि G के वैल्यू चेंज ना करे, तब जो है सो ये फार्मूला लगेगा। एनीवे ये तो क्वेश्चन ये था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स ऑफ ए कर्व्ड सरफेस। एक कर्व्ड सरफेस है कुछ इस तरह से, यहाँ पर तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस शुरू हो रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर जो है वेलोसिटी उसका v है। इट रीचेस अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v स्क्वायर बाय 4g। कुछ कहीं पर क्या ये हाइट जो है सो दिया है यहाँ से 3v स्क्वायर बाय 4g। देख लीजिए हाइट का डायमेंशन है या नहीं। LT माइनस 1, नीचे में g LT माइनस 2, L2 T माइनस 2, LT माइनस 2 L। ये डायमेंशन है हाइट का। तो हाइट को जो है सो वेलोसिटी और g के टर्म में लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। ये हाइट है। द ऑब्जेक्ट इज, ऑब्जेक्ट क्या है? रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, डिस्क है, क्या है? इस पॉइंट को हम B कहते हैं, इस पॉइंट को A कहते हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली लगा देंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। स्मॉल ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, रोलिंग मोशन है, ये जो है रोल कर रहा है, रोलिंग मोशन है, और ये प्योर रोलिंग यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो रोलिंग मोशन है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएं, ए और बी पर जो है उसको सेम होना है। हम बाद में दिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक, आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। फिलहाल हम पूरे डिटेल्स में बना कर दिखा देते हैं। यहाँ पे एनर्जी जो है सो केवल 2 एनर्जी है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। प्योर रोलिंग है तो v इक्वल टू ओमेगा r लागू होगा। और यहाँ पर जो है कौन सा एनर्जी है? केवल पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, दोनों में से कोई नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से हम निकालते हैं इसको, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा को लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू mgh। देखिए करना क्या है, फाइनली हम इसका I निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कितना आ रहा है इन टर्म्स ऑफ r, तो हम जो है सो उसी पे बेस्ड इसका आंसर बता सकेंगे कि रिंग है कि होलोस्फीयर है, क्योंकि इन सारे
जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। यहाँ से हम निकाल लिए हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, यहाँ 1 हो गया, यहाँ आई बाय एम हो गया और आर स्क्वायर भी हो गया। तो एम तो चला गया और भी आ गया यहाँ पर रूट ओवर 2gh बाय 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखिए इस टर्म में, और नहीं तो फिर इस टर्म में याद रख सकते हैं। 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर। के क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है तो आप सिंपली लिख सकते हो एम के स्क्वायर। के जो है सो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए। ये केवल यहीं पर नहीं काम करता, ये हर जगह काम करता है। मान लीजिए आपके पास इस तरह का ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रोल करना शुरू किया है, प्योर रोलिंग। जब भी प्योर रोलिंग की बात होता है, यहाँ तक पहुँच गया, ये हाइट आपको पता है, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पर क्या वेलोसिटी होगा? यही वेलोसिटी होगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ क्या वेलोसिटी था? यही वेलोसिटी था। जैसे इस केस में हो रहा है, यहाँ से रोल करना शुरू किया किसी स्पीड से, यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ पे क्या वेलोसिटी है? यही भी है। ओके, पहले इस सवाल को बना लेते हैं। क्वेश्चन में बता दिया कि भी कितना है, भी नहीं बताया, भी तो बताया ही, एच भी बता दिया है। एच है 3 v² बाय 4g। कलर चेंज करता हूँ, 3 v² बाय 4g 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। ये भी है, ये भी यहाँ से बाहर आ गया, ये 2g से 2 में कट गया, तो ये कितना आ गया? 3 बाय 2 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। कितना? ये भी एक से चला गया, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। लेफ्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। इधर हो गया 3 बाय 2 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर इक्वल टू 3 बाय 2। आई कितना आ गया? इधर जाकर हाफ बन गया, हाफ एम आर स्क्वायर बाय 2 आ गया। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर बाय 2, ये किसका है? ये आ तो डिस्क का है या सिलेंडर का है, दोनों का होता है। यदि स्फीयर होता है तो होता है, स्फीयर का कितना होता है? 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर। और हॉलो रहता तो तब होता 2 बाय 3 एम आर स्क्वायर। रिंग होता तो होगा सिंपली एम आर स्क्वायर। तो एनीवे, ये आ गया डिस्क या सिलेंडर। आंसर देख लेते हैं। हॉलो स्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर नहीं, डिस्क। ऑप्शन नंबर 4। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या है कि आप यदि आपको फार्मूला तुरंत पता है, फार्मूला याद है, तो आप इसे तुरंत बना सकते हैं। फार्मूला याद रखने का है, v इक्वल टू 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर। तो यहां पर जो फार्मूला दिया है v, फिर से बना रहे हैं उसी को। h का वैल्यू दिया था 3v² बाय 2g, मेरे ख्याल से एक बार फिर देख लेते हैं। 3v² बाय 4g, नॉट 2g, 4g 1 प्लस के स्क्वायर। ये 2 बार में चला गया, ये भी स्क्वायर, ये भी कट गया, तो यहाँ पर आपको मिल गया कितना? 1 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो के कितना आया? हाफ स्क्वायर रूट 1 बाय स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो आई कितना हो गया? एम के स्क्वायर, राइट। इसमें तो फॉर्मूला में थोड़ा गलती है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा, तो इतना आर हो गया।
के बाई आर हुआ, ठीक है। तो एम के स्क्वायर हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, ये सिलेंडर या डिस्क। तो आप जिनको यदि फॉर्मूला पता है तो 1 मिनट में नहीं लगेगा, 1 मिनट तो आपको टाइम ही मिलता है, तो ऐसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखिए। और उसके बाद ये फार्मूला आपको यहाँ भी दिखा देते हैं। यहाँ से कोई पार्टिकल चला, यहाँ तक पहुंचा, और यदि वो पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल का रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। क्यों? एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि एम के स्क्वायर, ये के ही 0 है, पॉइंट पार्टिकल है, उसका कोई रेडियस नहीं है। कुछ भी लिखना हो आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा लास्ट में, राइट? ये आर ए 0 है। तो इस केस में ये टर्म खत्म हो गया, तो आपको सिंपली बचा 2gh। ये हाइट h, तो यहां से कोई पार्टिकल चलेगा, यहां आएगा, हाइट h है, तो इसका वेलोसिटी यहाँ पर 2gh होगा। ये फार्मूला वहाँ भी काम करेगा पॉइंट पार्टिकल के लिए। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। 15 में से केवल 10 क्वेश्चन ही आपको बनाने होंगे। ये थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD as shown in the figure. Heat rejected by the gas during the cycle. Rejected मतलब Q जो है सो नेगेटिव माना चाहिए। नेगेटिव में जो Q है वो रिजेक्ट किया गया है, और पॉजिटिव में Q है वो एब्जॉर्ब किया गया, सिस्टम एब्जॉर्ब कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, ये जो है रिजेक्ट कर दिया। तो नेगेटिव में Q का जो वैल्यू है वो बताना है। आप कैसे बनाए? फर्स्ट आप थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। जो भी हीट दिया जा रहा है उसको क्या करता है, 2 काम करता है, या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है या उससे कुछ वर्क डन करता है। तो इस जो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है ABCD में, ABCD जो साइक्लिक प्रोसेस है, ABCD साइकिल, तो वापस आना है, यहाँ पे एक लिख देना चाहिए था, ABCD A। तो डेल यू कितना होगा? डेल यू 0। क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया। ये जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट पॉइंट की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो है इसका इंटरनल एनर्जी घूम घाम के फिर यहीं आया। यहाँ तो सेम एक ही प्रेशर, एक ही टेम्परेचर, एक ही वॉल्यूम है। तो शुरू में जो था एक चक्कर लगा के कहीं से वापस आया, इसका एनर्जी तो वही का वही है, वो चेंज नहीं करते। एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर के। यहाँ पर जो टेम्परेचर है फिक्स्ड है। तो डेल डब्ल्यू निकालते हैं, कितना चेंज हुआ है एनर्जी में, वर्क डन में, ये कितना सिस्टम वर्क डन किया। तो वर्क डन चारों प्रोसेस में करेगा। वर्क डन A to B, B to C, C to D एंड फाइनली D to A। A to B इसको देख के बताइए कितना वर्क डन किया। इसका प्रेशर P है, वर्क डन होता है PdV। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो P टाइम्स डेल्टा V। तो प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, P टाइम्स वेलोसिटी में, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, 3V माइनस V, 2V, P टाइम्स 2V। BC में यहाँ वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो 0 हो गया। प्रेशर तो है, वॉल्यूम चेंज 0 है। CD में प्रेशर है 2P, अब वॉल्यूम में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, V माइनस 3V माइनस 2V। ओके, और CD में, ये CD तो हो गया। DA में भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो 0 हो गया। और ये दोनों सेम है, 2PV और ये माइनस 4PV हो गई, तो माइनस 2PV हुआ। इतना वर्क डन है। तो ये इक्वेशन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। डेल Q कितना हुआ, डेल U जो कि 0 है, प्लस डेल W
माइनस 2 PV, माइनस 2 PV, ये है चेंज इन हीट। तो माइनस का मतलब है हीट रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट नहीं किया, हीट रिजेक्टेड है। और कितना रिजेक्टेड है? 2 PV। ये आपका आंसर है 2 PV, ऑप्शन नंबर 1। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, पहले तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाना ही पड़ेगा। और हमने देख लिया कि एक साइक्लिक में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 है। तो ये जो हीट रिजेक्ट या गेन जो भी किया वो केवल उसको वर्क डन पर डिपेंड कर रहा है। अरे वर्क डन कितना होता है? ये होता है PdV, राइट। ये क्या दिखा रहा है? एरिया, एरिया ऑफ PV डायग्राम। साइक्लिक है तो इनक्लोज्ड हो जाएगा, इनक्लोज्ड PV डायग्राम। यहां पर इसमें देखिए, इधर ये जो साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये वाला एरिया जो है वही है इसका वर्क डन। इसका एरिया कितना है? इधर है P, इधर है 2D, 2P टाइम्स 2V। तो ये हुआ P टाइम्स 2V। लेकिन ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? कैसे स्टार्ट किया था? इधर से, राइट। क्लॉकवाइज चल रहा है, नहीं क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज में ही ये नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज में है इसलिए नेगेटिव। यहां पर नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। माइनस 2 PV। यदि क्लॉकवाइज में रहता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि PV डायग्राम है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और वॉल्यूम में डिक्रीज जो है सो ये दोनों जगह में सेम है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा है। तो ये निगेटिव वाला जो है यहाँ पर निगेटिव वैल्यू ज़्यादा आ रहा है पॉजिटिव से, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में PV डायग्राम में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव हो जाता है, इसी वजह से। यदि क्लॉकवाइज में रहता है तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली इसका एरिया इंक्लोज से निकाल सकते हैं वर्क डन, और फिर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके आप बता सकते हैं कितना हीट इसका वैल्यू है, और रिजेक्टेड मतलब कि नेगेटिव वैल्यू। इस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हैं। ये तो स्क्वायर था, लेकिन यदि ऐसा हो, सर्किल हो, और ये यहाँ भी सर्किल है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसका एरिया जो है सो पॉजिटिव आएगा और इसका एरिया जो है सो नेगेटिव आएगा PV डायग्राम में। वर्क डन जो है सो नेगेटिव है, वर्क डन जो है सो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। When air is replaced by a dielectric medium of constant K, पहले एयर है, दो चार्जेस हैं। The maximum force of attraction between two charges separated by a distance डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, क्या होता है? एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज -Q2 है, अट्रैक्शन की बात करता है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। एयर है इसके बीच में। अब उस एयर को हटाकर कोई डायलेक्ट्रिक मीडिया से रिप्लेस किया गया है। जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ओके, तो फोर्स जो है सो सेकंड केस में क्या होगा? इससे ज़्यादा होगा, कम होगा, कितना टाइम्स ज़्यादा होगा या कितना टाइम कम होगा, ये बताना है। यहाँ पर फोर्स कितना है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2, ये माइनस यहाँ से ले लिए हैं, और R²। यहाँ पर फोर्स कितना है? Q1 Q2 बाय R²। ये K है तो ये एप्सिलॉन के साथ जाएगा। एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है और वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यदि किसी मीडियम में है तो वहां पर उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर F'
को एफ से डिवाइड करते हैं। ये सारे से चीज़ें तो सेम है। इसको हम कर सकते हैं सी माइनस सी, इसको कर सकते हैं माइनस सी बाई के। तो यह प्राइम में है माइनस सी बाई के और यहाँ पर है माइनस सी बाई 1। तो ये हो गया माइनस माइनस खत्म हो गया 1 बाई के। इसका मतलब एफ प्राइम जो है वो हो गया एफ बाई के। फोर्स जो है सो घट गया, के टाइम से घट गया, डिक्रीजेस बाई के टाइम्स। एयर में रहने पर उससे ज़्यादा फोर्स मिल रहा था, डायलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। वो इसको पोलराइज करने में खर्चा हो जाता, उतना फोर्स नहीं लगा पाता, क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन होता है ऑपोजिट चार्ज का और वो थोड़ा सा फोर्स को कम कर देता है। एनीवे, यहाँ पर कैलकुलेशंस आपने देख लिया, वो जाना जरूरी नहीं है कि क्यों इसका फोर्सेस कम हो जाते हैं, लेकिन फोर्सेस यहाँ कम हो जाते हैं के टाइम से। ये था क्वेश्चन नंबर 37। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 38। क्या क्वेश्चन? टू मेटल स्फीयर्स, टू मेटल स्फीयर, एक यहाँ है, यहाँ बराबर है, one of radius r, another of radius 2r, respectively have the same surface charge density। इसका जो चार्ज डेंसिटी है दोनों का सेम है, से सिग्मा, सिग्मा पता है अभी। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को नजदीक में लाया गया। नजदीक में लाया गया, दोनों को टच कराया गया, ठीक है, या फिर वायर से कनेक्ट कर दिया गया। व्हाट विल बी द न्यू चार्जेस? इसके बाद में जब अलग किया गया, इसको कांटेक्ट में लाया, फिर इसको जो सो अलग कर दिया। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है? इसका सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा 2 है, वही वैल्यू बताना है। कैसे बनाए इसे? देखिए क्या है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दोनों का सिग्मा, तो दोनों पे चार्ज होगा कुछ, राइट। इसका चार्ज कितना है? Q1। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमें सरफेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज मिल जाएगा। और सरफेस है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर टाइम सिग्मा। इस पर कितना चार्ज है? 4 पाई रेडियस स्क्वायर टाइम्स सिग्मा, मतलब 4 टाइम्स, सो 4 नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते हैं, 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स 4 16 पाई r स्क्वायर सिग्मा। इतना चार्ज यहाँ पर है और इतना चार्ज यहाँ पर। इसको दोनों को कांटेक्ट में लाया, तो कांटेक्ट में लाने के साथ ही क्या हुआ, कुछ चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो करेंगे। अब दोनों में से जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज फ्लो करेंगे लो पोटेंशियल की तरफ। यही तो होता है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में गैस मूव करता है, एयर मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पानी भी मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट मूव करता है। करंट क्या? चार्ज का इंफ्लो है, यहाँ भी वही है, चार्ज मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। इसका पोटेंशियल कितना है? यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसका वो होता है 1/4 पाई Q/R, और Q का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा, तो 4 पाई चला गया, एक r चला गया और सिग्मा बचा। यहाँ पर भी देख लीजिए, Q 16 पाई r स्क्वायर सिग्मा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, रेडियस 2r है, रेडियस इसका कितना आ गया, ये 2r सिग्मा। यह है V2 और यह है V1। ऑब्वियसली V2 बड़ा है तो चार्ज जो है सो इधर से मूव करेगा, इसका चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, इसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद उसको हटा लिए तो चार्ज वही का वही रह जाएगा। इसका चार्ज थोड़ा कम हो गया, माइनस Q कहते हैं, इसका चार्ज जो था थोड़ा सा बढ़ गया, और ये चार्ज जो मूव किया है वो कितना है, वो यहाँ पर इसका पोटेंशियल से देख लेंगे।
जैसे इसको सटाएं और इक्विलिब्रियम में आया यहाँ पर, तो V1 का कितना होगा इसका पोटेंशियल, अब होगा इसका पोटेंशियल जो चार्ज है Q1 प्लस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दूसरा का कितना है Q2 माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस 2R, ये V2 है। दोनों सेम हो गया, इक्विलिब्रियम में आया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। यहाँ से हमें स्मॉल q का वैल्यू निकल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो चला गया, एक R भी चला गया, यहाँ से आ गया हमें 2Q1 प्लस 2Q Q2 माइनस Q। और यहाँ से हमें आ गया Q इज इक्वल टू Q2 माइनस 2Q1 बाय 3, Q2 माइनस 2Q1 बाय 3। अब Q2 माइनस 2Q1 कितना है, यहाँ से देख लीजिए, Q2 16 है, माइनस 2Q1 ये 8 है, तो 8 पाई R स्क्वायर सिग्मा। ये 16 जो है एक्जैक्टली सेम है, यहाँ 4 है, उसको डबल से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है, तो 8 मल्टीप्लाई डबल से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, और 16 में से 8 घटा दिए तो 8 बच गया, और ये 3 है। इतना चार्ज जो है सो मूव किया है। पूछा क्या है, न्यू चार्ज डेंसिटी क्या है, और न्यू चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 1 है Q1 प्लस Q, पहला वाला पर चार्ज अब इतना है, इतना डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये इसका नहीं, मुझे चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम एरिया। Q1 प्लस Q1 कितना है, Q1 तो हमें यहाँ से पता है 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, और स्मॉल q कितना है 8 पाई R स्क्वायर सिग्मा बाय 3 4 पाई R स्क्वायर। ये हो गया सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, तो ये 2 सिग्मा बाय 3 5 सिग्मा बाय 3। तो सिग्मा 1 हमें मिल गया नया चार्ज डेंसिटी। सिग्मा 2 जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका चार्ज डेंसिटी कितना है, इतना चार्ज, उसको डिवाइड करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस से। इस पर चार्ज कम है, Q2 थोड़ा कम हो गया क्योंकि यहां से मूव कर गया था। 4 पाई R स्क्वायर, इसका रेडियस R है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय उसका एरिया। Q2 कितना है, Q2 था, लिख लेते हैं यहाँ से 16 पाई R स्क्वायर, 16 पाई R स्क्वायर सिग्मा प्लस नहीं माइनस स्मॉल q यहाँ लिखे हुए 8 पाई R स्क्वायर सिग्मा बाय 3, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 16 पाई R स्क्वायर, ये हो गया 1 नहीं सिग्मा 16 पाई R स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल फैक्टर आउट हो गया सिग्मा, और यहाँ पर जो है सिग्मा बाय 6, सही है 5 सिग्मा बाय 6। तो ये हो गया सिग्मा 2 का वैल्यू 5 सिग्मा बाय 3 5 सिग्मा बाय 6, 5 सिग्मा बाय 3 5 सिग्मा बाय 6, ऑप्शन नंबर 4, ये हो गया आंसर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चार्ज निकाला दोनों का, इसका Q1 इसका Q2, जो उसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई किया चार्ज डेंसिटी सिग्मा से, दोनों का पोटेंशियल निकाला। पोटेंशियल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल जो है 2R, हाँ पोटेंशियल 2R सिग्मा है, इसका जस्ट R सिग्मा है, तो ये ज़्यादा पोटेंशियल है, तो यहाँ से कम पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो करेगा। इस पर चार्ज ज़्यादा हो गया और इस पर चार्ज कम हो गया। छोटा वाला है वो तो साइज ही दिखा रहा है। कितना चार्ज फ्लो किया है, चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। इसका पोटेंशियल मान लीजिए इसमें चार्ज Q फ्लो किया है तो अब हो गया Q1 प्लस Q, तब इसका पोटेंशियल इतना है,
तो दूसरे का कुछ चार्ज चला गया, उसके बाद इसका पोटेंशियल इतना आया, ये दोनों को सेम होना पड़ेगा, तब जाकर चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। तो उस वक्त क्यू का वैल्यू निकाल लिए, जो आया कुछ 8πr² σ/3। अब हमें जो क्यू पता चल गया है नया, तो नया जो चार्ज है पहला स्फीयर पर Q1 + Q है, उसको उसका स्फीयर का सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया तो हमें चार्ज डेंसिटी मिल गया। दूसरा का भी वैसे चार्ज डेंसिटी निकाल सकते। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को बना लिए, लेकिन बहुत लंबा हो गया और लंबा ठीक नहीं है। तो एक दूसरा मेथड देखते हैं। इस मेथड में क्या करना है, इसमें ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये है और एक ये दो है। कितना चार्ज है वो तो हमें पता करना ही पड़ेगा। दोनों का शुरू में तो बोला था सिग्मा है, तो 4πr² सिग्मा हुआ, और इसका चार्ज जो है सो 4π, r की जगह 2r² सिग्मा है, पहले भी निकाल चुके हैं। 16πr² सिग्मा है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हुआ, Q1 + Q2, जोड़ के देख लीजिए, 4 है, ये 16 है, 20πr² सिग्मा, और ये चार्ज कंजर्व रहेगा। सेकेंड केस में आफ्टर ब्रिंगिंग इन कॉन्टैक्ट, एंड रिमूविंग कॉन्टैक्ट, तो जो है इस पर चार्ज कितना है, पहला पर मान लेते हैं Q1 प्राइम है, वो कितना है 4πr² σ1। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों को हटा लेने के बाद उसका चार्ज σ1 σ2 नहीं बोला, लेकिन वो यहाँ बता रहा है σ1 और σ2 के टर्म में, तो हम इसको σ1 के टर्म में लिख लिए। दूसरा पर जो चार्ज है 4π2r² σ2, मतलब 16πr² σ2। टोटल चार्ज कितना हुआ, टोटल चार्ज जो है Q1 + Q2 प्राइम, इसको तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, नहीं इसको 20 नहीं कर सकते, 4πr² दोनों में है, कॉमन ले लिए, इसमें σ1 और इसमें 4 σ2, और A किसके इक्वल है, Q के, राइट। और Q कितना है यहाँ से 20πr² सिग्मा, तो सिग्मा और σ1 एंड 2 में रिलेशन आ गया, देख लीजिए यहाँ से, σ1 + 4 σ2 = 4 बचे 20, 5 सिग्मा आया, एक रिलेशन आ गया। σ1 + 4 σ2, पहला का जो कॉन्टैक्ट में लाने के बाद में जो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो, प्लस दूसरा का जो सरफेस चार्ज न्यू चार्ज डेंसिटी है उसका 4 टाइम्स को में हम ऐड करेंगे तो 5 सिग्मा आएगा। अब ये हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किस में सही है। तो चलते हैं ऑप्शन में, इसमें σ1 प्लस, यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं σ1 + 4 σ2 जो है सो 5 सिग्मा आना चाहिए, दिखता नहीं है। यहाँ लिखते हैं σ1, यहाँ तो कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कहीं लिख लेते हैं σ1 + 4 σ2 जो सो 5 सिग्मा आना है। इसको देखते हैं, σ1 + 4 σ2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर में 6 है, 6 ले आना चाहिए हमें, 3/3। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 6 हो गया, ऊपर में यहाँ कितना है न्यूमरेटर में 12 × 25 60 और 5 65 σ/6, ये तो नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 σ2, यहाँ पर 6 है, इसको भी 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 15 हो गया और ये 20 हो गया, 15 20 35/6 सिग्मा, नहीं ये भी नहीं है। यहाँ पर ये 2 है, 3 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 × 20
15 और 40, 15 और 40 55/6 शायद यही होगा, इतना ही होना चाहिए। 15 40 ये इतना है, ये भी नहीं। यहाँ पर देखिए 4 से किए, इसको ऊपर नीचे 2 से कर दिए। ये 4 तो ये वाला है, अब 2 ऊपर नीचे कर रहे हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 20, 5 20 और 30 बटे सिग्मा 6 सिग्मा मतलब 5 सिग्मा, यही आया। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जस्ट यूज करते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। शुरू में इतना चार्ज है, इसका इतना चार्ज है, दोनों को ऐड किए तो टोटल चार्ज इतना आया। बाद में दोनों का चार्ज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे इतना है, दोनों को ऐड किए तो पहले के चार्ज के बराबर आना चाहिए। एक कंडीशन आ गया, चारों में टेस्ट कर लेते हैं, जो आ जाए वही सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Force F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 मीटर, ये 12 है, यहाँ नहीं कहीं है, यहाँ पे 12 है। d को यहाँ लिखना चाहिए था और ये 12 यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक, कितना वर्क डन कर रहा है? 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जब ट्रेवल किया तब। यदि फोर्स हर जगह सेम रहता है तो सिंपली कह देते वर्क डन जो है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और को टाइम से हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन फोर्स हर जगह चेंज हो रहा है तो ये तो हम कर नहीं सकते। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाता है वर्क। ये वर्क का जो है, तो हमें एरिया अंडर जो है वर्क निकालने के लिए एरिया अंडर कर्व निकालना होगा। एरिया अंडर कर्व इन एफडी डायग्राम। ओके, कहां से स्टार्ट किया? यहां से। ये डॉटेड लाइन है, ये नहीं चल रहा है, ये भी देखिए डॉटेड लाइन है, चल ऐसे रहा है सॉलिड लाइन, यहां से यहां तक आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहां से यहां आया और फिर ऐसे जा रहा है यहां तक। कितना वर्क डन किया? तो एरिया अंडर कर्व निकालना है। यहाँ कौन सा एरिया है? केवल एक ही लेंथ तो है, एरिया तो कवर नहीं किया। यहाँ भी कोई एरिया कवर नहीं किया, ये इतना एरिया कवर किया, राइट। तो इतना एरिया क्या है? ये 3 ये 4 है और ये 2 है, तो इसका एरिया कितना हो गया? 8। इसका एरिया कितना हो गया? ये 7 2 ये 5 है और ये 2 है। 5 टाइम्स 2 10, उसका हाफ लेना होगा 13 जूल। ऐसे निकाल ली। जब डायग्राम में एफडी दिया हुआ है तो एरिया ही तो निकालना उसके अंदर, ताकि हमें ये 12 मीटर तक चलने में कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा वो पता चले। तो ऐसे में इसको निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं निकालना हो तो हम अलग अलग केसेस में निकाल लीजिए। टोटल वर्क डन कितना है? इसको ये लाइन W1, ये लाइन W2, ये लाइन W3, ये लाइन W4। 1 2 लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए 1 2 ना लिख के हम ABCD लिख देते हैं। ABCD, ये रहा A प्रोसेस, ये रहा B प्रोसेस, ये C और ये D। W यहाँ से यहाँ तक चला, फोर्स कितना लगा? 0, तो वर्क डन 0। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वर्क डन 0। यहाँ से यहाँ तक फोर्स है 2 और डिस्प्लेसमेंट है 3 2 7 4, 2 टाइम्स 4, एक तो आया नॉन 0। ये WD ये लीनियर है, लीनियर में क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं। यहाँ पर कितना फोर्स है? 2, यहाँ कितना फोर्स है? 0, इसका एवरेज हो गया इतना। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक? 7 से 12 5, जोड़ दीजिए सब, 8 + 5 13 जूल निकल गया। तो यहाँ तो एरिया अंडर कर्व निकालिए या इंडिविजुअली निकाल लीजिए, सारे जो मोशन हो रहे हैं 13 जूल आएंगे। ओके।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, मास दिया हुआ है, इज एट रेस्ट, ओके, यहाँ रुका हुआ है। इफ ए फोर्स F इज इक्वल टू 60 स्क्वायर I प्लस 40 G, ये x है, ये y है, x y दोनों इसमें इसका कंपोनेंट है, मतलब फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। Newton is applied on the object, then the velocity of the object at t equal to 3 second is how much? In terms of I, बताना है। फोर्स दिया है, वेलोसिटी बताना है, एक्सलेशन कितना होगा, फोर्स बाय एरिया मास, और वेलोसिटी कितना होगा, u प्लस at, राइट। सब वेक्टर लेके चल रहे हैं, u तो 0 है, at, लेकिन ये फॉर्मूला तो तब वैलिड है जब ये कांस्टेंट है। अभी हमें पता ही नहीं कि ये कांस्टेंट है या नहीं, सो चेक करते हैं। तो पहले इसको हम तो यूज करेंगे एक्सलेशन का, तो एक्सलेशन निकालते हैं। एफ दिया है 60 स्क्वायर I प्लस J बाय 3, 40 है, यहाँ तो भूल गए 40, ठीक है। ये का दो कंपोनेंट है, राइट, ये x है I, ये को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई में, ये का मतलब है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और यहां पर है आई जे, ऐसे भी दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। तो ए एक्स कितना आता है 60 स्क्वायर बाय 3, मतलब 2t स्क्वायर, और ए वाई कितना आता है उसको इधर लिखेंगे, ये वाई आता है यहाँ पर 40/3, जे को कंपेयर कर लिए, आई को कंपेयर कर लिए, ए वाई को क्या लिख सकते हैं dy/dt, राइट, डिस्प्लेसमेंट है y के डायरेक्शन में 40/3, या इसको बाद में लिखेंगे। अब यहां पर एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। ax को लिखेंगे dx/dt, जो कंपोनेंट एक्सलेशन का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है उसको dx/dt लिखते हैं, और इसको अब इंटीग्रेट कर देते हैं 2t स्क्वायर dt से। t जब 0 है तो x कितना है, वो रेस्ट में है ना, और यहां थोड़ा मिस्टेक है, एक्सलेशन जो dv/dt है, वेलोसिटी, तो t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी कितना है, क्वेश्चन में बोला है कोई रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो t इक्वल टू t पर वेलोसिटी कितना होगा v, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये v आता है, इसको इंटीग्रेट करते हैं 2t स्क्वायर है तो t⁻3/3, 0 से t तक जाएंगे तो v हमें मिल गया, ये v x है तो x यहाँ कहते हैं इसको, vx इक्वल टू 2t³/3 मिल गया। इधर एग्जैक्टली सेम काम इधर कर सकते हैं ay की जगह, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर वो नहीं करते, आप यदि वैसा करना चाहो तो कर सकते हो, तो वही आएगा एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर हम दूसरा मेथड बताना चाहते हैं। ये देखिए लीनियर है, जब लीनियर है तो हम एवरेज निकाल लेंगे, ये एक्सलेशन जो है लीनियर है तो हम एवरेज निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t पर जो एवरेज निकाल रहे हैं ये वो कितना है, t इक्वल टू 0 पर 0 और t इक्वल टू t पर इतना, ये दोनों का जो एवरेज निकाले तो आया 2t/3। और अब इस एवरेज को यूज करके हम
वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कितना होगा, शुरू में 0 है, v इसको टी प्लस ए टी फार्मूला लगा लेंगे, एवरेज वाला ए टी, यहाँ पर ए एवरेज टाइम्स टी, 2t/3 टाइम्स टी, 2t²/3 इतना आया। आप चाहो तो इसको देख सकते हो उस मेथड से भी, कैलकुलस के मेथड से भी। ए वाई का मतलब है dvy/dt 4t/3, दोनों तरफ से इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, dt ये 0 है t=0 पर, और vy, तो vy कितना हो गया 4/3 t²/2, मतलब लिमिट में बैठाने पर इतना ही आएगा 2²/3 एक्जैक्टली सेम। तो मेरे यहाँ कहने का मतलब है जब कभी आपको लीनियर मिल जाए, वेरिएशन लीनियर हो, तो आप एवरेज लेके काम कर सकते हो बिना कैलकुलस के। तो इस तरह से दोनों का निकाल लिया है, और फाइनल जो वेलोसिटी है वो कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी जो है सो vx i एंड vy j। vx कितना है 2t³ ना, और vy है 2t²/3 j। दोनों में जो कॉमन है उसे कर लेते हैं कॉमन, 2t²/3, यहाँ पर ti, यहाँ पे j, देख लेते हैं कोई ऑप्शन है नहीं। एट द एंड ऑफ t=3 सेकेंड, हमने सेकेंड तो रखा नहीं, t=3 रखते हैं। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, 3²/3 3i + j 6 times 3i + j 18i + 6j 18i + 6j 18i + 6j, ये ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो ऐसे ही इसको बनाना पड़ेगा। यदि वेरिएबल फोर्स है तो कैलकुलस में यूज करना ही पड़ेगा। एक ही जगह आप कैलकुलस से बच सकते हो, यदि वो वेरिएशन जो है लीनियर है तो वहां पर आप एवरेज लेकर काम चला सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।